अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। हमने देखा पाकिस्तान आज़ाद हो गया, इंडिया की पार्टीशन हो गई। उसके बाद क्या हुआ था, इस लेक्चर में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद पार्टीशन हो गई इंडिया की। उसके बाद क्या हुआ था वो लेक्चर मैंने दिए हैं, पहले प्ले लिस्ट में पढ़े हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ी। तो सबसे पहले देखें कि पार्टीशन के बाद जो भी इवेंट हुए थे ना, वो मैं सारे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो सीएसएस के जो क्वेश्चन पेपर हैं, पास्ट पेपर हैं, वो सेंड करें। मैं आपको सॉल्व करके एक वीडियो में क्वेश्चन पेपर और आंसर और क्वेश्चंस किस तरह से सीएसएस में किए जाते हैं, किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अब इसके क्वेश्चन और आंसर सेंड करूँगा, अपलोड करूँगा, एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा। ठीक है, कीप वॉचिंग। अभी देखें टॉपिक क्या है। टॉपिक है पार्टीशन हो गई इंडिया की 1947 को, 1947 को। इसके बाद क्या हुआ था, ठीक है। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 several significant events occurred that profoundly influenced the history of two newly independent nations, India and Pakistan. Some of the key events are as follow. 1947 में तकसीम है हिंद के बाद, मतलब कि हिंदुस्तान की जो पार्टीशन हुई उसके बाद कई अहम वाक़यात पेश आए जिन्होंने बड़े सगीर सब कंटिनेंट इंडिया के दोनों नए आज़ाद मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के तारीख़ पर गहरा असर मुरतब किया, इम्पेक्ट आया। वाक़यात मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूँ कि कुछ अहम वाक़यात तकसीम के बाद। ये टॉपिक आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गई, उसके बाद तकसीम होने के बाद के कौन कौन से वाक़यात पेश आए थे, कौन कौन से इवेंट हुए थे। जैसे कि पहले हम इवेंट डिस्कस कर चुके हैं, साइमन कमीशन, शिमला इलेक्शन, ये सारे जो हमने कुछ दिन पहले सारे अपलोड किए हैं। वो उनके बाद पाकिस्तान आज़ाद हो गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया लेक्चर कंप्लीट हो गया। उसके बाद पहले नंबर पर आता है माइग्रेशन एंड रियाट्स, महाजरीन की हिजरत और फसाद, ये शुरू हो गया था आज़ादी के बाद। दूसरे नंबर पर कश्मीर का तनाज़ा 1948 से लेके 1947 से लेके 1948 तक चला। उसके बाद तीसरे नंबर पर महाजरीन की आबादगारी, पाकिस्तान में महाजरीन को रहा। ये सारे टॉपिक्स अभी मैं क्विकली बताता जा रहा हूँ, कौन कौन से वाक़यात वो पेश हुए थे आज़ाद होने के बाद पाकिस्तान, और उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का नया क़याम, पाकिस्तान का क़याम हुआ, पाकिस्तान बना, इसकी हुकूमत बनी, किस तरह से बनी, जो बनी वो आगे डिस्कस करते हैं। पाँचवें नंबर पर हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म की वफ़ात, 1948 को कायद-ए-आज़म की वफ़ात हो गई। उसके बाद देखेंगे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आज़ाद हो गए दो मुल्क, अब इनको आइन बनाना है, कानून बनाना है, किस तरह से मुल्क रन करेगा। ठीक है। सातवें नंबर पर पाकिस्तान के दस्तूर साजी, मतलब कि ये भी एक किस्म का कानून था, कॉन्स्टिट्यूशन था, किस तरह से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना था। तो ठीक है, ये डिस्कस करते हैं किस तरह से। उसके बाद कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन में ये तमाम वाक़यात तकसीम के फ़ौरन बाद के सालों में दोनों मुल्कों की सियासी, माशियत और माशरत पर गहरा असर डाला करने वाले, इसका मतलब है सियासी, माशियत और मैशियत, मतलब कि पॉलिटिक्स, सियासी, इकोनॉमी, माशी और सोसाइटीज़, मतलब कि माशरात। प्रोफाउंड इम्पैक्ट का मतलब है गहरा असर मरतब की करना, मतलब कि गहरा असर ज़ाहिर हुआ, हमें ज़ाहिर हुआ कि गहरा असर पड़ा। मुल्क आज़ाद होने के बाद ये वाक़यात पेश आ गए, इनमें तो
یہ تھوڑے پرابلمس آ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے مائیگریشن رائٹ جو ہم نے ڈسکس کیے ابھی وہ سارے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. دیکھو یہ اب قائد اعظم کی ٹیسٹ یہ کوئکلی تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. چلو ٹھیک ہے. مائیگریشن اینڈ ریاٹس کیا ہے؟ مطلب کہ مہاجرین نے ہجرت کی جو پاکستان کے لوگ ہیں انڈیا کی طرف, انڈیا کے لوگ پاکستان کی طرف. ابھی چلو دیکھتے ہیں. ہجرت, مائیگریشن. تقسیم کے فوراً بعد لاکھوں افراد نے بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت ہجرت کی. اس دوران بڑے پیمانے پر تشدد اور فساد ہوئے جن میں لاکھوں لوگ ہلاک اور بے شمار لوگ بے گھر ہوئے. کیونکہ دو ملک کی تقسیم ہو گئی, کیونکہ ہندو جو پاکستان کے ایریا میں ہندو موجود تھے وہ ہندوستان کی طرف جانے چاہتے تھے, اور جو مسلمان تھے انڈیا میں رہ رہے تھے وہ پاکستان کی طرف آنا چاہتے تھے. اس دوران ایک دوسرے کو وہ مارنے لگے, کاٹنے لگے, عورتوں کے ساتھ زنا, یہ وہ بہت کچھ ہو گیا تھا, فساد. آگے چلتے ہیں نیچے. کشمیر ایشو بنا. کشمیر ایشو نیکسٹ لیکچر ہمارا ہوگا کشمیر ایشو. ٹھیک ہے, تو کشمیر کس طرح سے ایشو بنا وہ الگ ایک لیکچر کل اپلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے, کیپ واچنگ. دوسرے نمبر پر جو پاکستان آزاد ہو گیا اس کے بعد پہلے نمبر پر ہم نے یہ مہاجرین ریاٹ دیکھا. دوسرے نمبر پر کشمیر ڈسپیوٹ 1947 1948. The princely state of Jammu and Kashmir became the major issue. Maharaja Hari Singh declared that the state's accession to India, which led to the first war between Pakistan and India. The dispute reached the United Nations, and after the ceasefire in 1948, Kashmir was divided into two parts. جب پاکستان آزاد ہو گیا تو یہ مسئلہ ایک بن گیا کہ کشمیر کا تنازع 1947 سے لے کے 1948 تک. کشمیر ایک ریاست تھی. الحاق کا مطلب ہے کہ جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہو رہی تھی, پارٹیشن ہوئی, انڈیا کی پارٹیشن ہوئی, تو وہاں پر پوچھا گیا, کچھ ایسی ریاستیں تھیں جن سے پوچھا گیا کہ آپ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو یہ کشمیر ایک ریاست تھی, آزاد اسٹیٹ تھی. اس کو پوچھا گیا, اس کا بادشاہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ. اس سے پوچھا گیا آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے, پاکستان کے ساتھ جائیں گے یا انڈیا کے ساتھ جائیں گے. الحاق کا مطلب ہوتا ہے آپ کس کے ساتھ جانا پسند کریں گے. ٹھیک ہے, تو مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا. مطلب کہ میں بھارت کی طرف جاؤں گا, اس کی حکومت, اس کے انڈر جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت مطلب انڈیا کے بیچ درمیان پہلی جنگ چھڑ گئی. یہ تنازع اقوام متحدہ تک پہنچا. اقوام متحدہ وہ ہوتا ہے یونائٹیڈ نیشنز, پوری دنیا کے اسٹیٹس کے پرابلمس کوئی بھی ہوتے ہیں وہ سولو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں تک پہنچا. تو اور 1948 میں جنگ بندی کے بعد, مطلب کہ جنگ ختم ہوئی پاکستان اور انڈیا کی کشمیر کے اوپر. اس کے بعد کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک بن گیا جموں, دوسرا کشمیر. جموں اور آزاد کشمیر, جموں اور آزاد. اب جموں جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہے, آزاد کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہے. میپ پہ جا کے سرچ کریں, بیچ میں لائن ہوگی, آزاد اور جموں کے بیچ میں لائن ہوگی. ٹھیک ہے, ہم کشمیر ایشو پر ایک الگ فل لیکچر بنائیں گے, کس طرح سے کشمیر ایشو آج تک چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے, کیپ واچنگ. آگے چلتے ہیں. تیسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز. Both nations faced the challenge of resettling large numbers of refugees. For Pakistan, this was particularly difficult as the new
country had limited resource. इसका मतलब है, ये टॉपिक ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है महाजरीन आबादकारी, दोनों ममालिक का मतलब कि दोनों मुल्कों का बड़ी तादाद में महाजरीन का आबाद करने का चैलेंज दरपेश था। मतलब कि दोनों की तरफ महाजरीन ने, जो लोगों ने हिजरत की उनको महाजरीन कहा जाता है। हिंदू थे, मुसलमान थे, जो पाकिस्तान की तरफ, जो कि पाकिस्तान में पहले रह रहे थे, तो ये पाकिस्तान मुसलमानों के सूबे बने, तो यहाँ पर हिंदू जो है ना वो अपने हिंदुओं के साथ रहना चाहते थे, तो वहाँ पर वो वापस चल जा रहे थे। तो उसके बाद जो है पाकिस्तानी जो मुसलमान जो कि पाकिस्तान में आना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ इंडिया से निकल कर हिजरत की वहाँ से, और वो पाकिस्तान की तरफ आने लगे। तो उनके साथ बहुत तशद्दुद किया, वो हमने डिस्कस कर लिया। महाजरीन की आबादकारी, दोनों ममालिक का बड़े तादाद में महाजरीन का आबाद करने का चैलेंज दोनों तरफों की तरफ, दोनों मुल्कों को दरपेश आया। उनको ये चैलेंज पेश करनी पड़ी। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था, क्यों ना कि नए मुल्क के पास वसाइल महदूद थे। मतलब कि इनके पास खाने पीने का, घर, झूपड़ी, रहने का, हर चीज़ के वसाइल, रिसोर्स कम थे। तो इतनी सारी आबादी को कैसे कंट्रोल करेंगे? महाजरीन बहुत लाखों लोग थे, दोनों मुल्कों की तरफ हिजरत करने लगे लोग, उनको महाजरीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज था। ये कंप्लीट लेक्चर भी हो सकता है, 5 मिनट का लेक्चर हो सकता है अलग से, अगर हम इसको डिस्कस करें तो। चलो वो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो चौथे नंबर पर क्या आता है। टॉपिक को भी याद करते चलें कि किस हवाले से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान का क़याम और हुकूमत बनाने की बात करते हैं अभी हम। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, मतलब कि पाकिस्तान का क़याम हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत कैसे रन करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होगी, सारी हुकूमत, कानून साजी, ये वो कैसे बनेंगे, ठीक है। ये अभी बात करते हैं हम। पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो गई थी, उसके बाद जो इवेंट हुए थे ना, हम वो डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान आज़ाद हो गया, उसके बाद ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स हमें पेश करने पड़े थे शुरू में। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान began the setting up its government and institutions, including drafting a constitution, creating national organizations, and laying the foundations of its economy. Karachi was chosen as the Pakistan's first capital. पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत और इदारे कायम करने शुरू किए। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान ने अपनी हुकूमत और इदारे कायम करने शुरू किए, जिनमें दस्तूर साजी, कौमी इदारे और माशियत की बुनियादें शामिल थी। मतलब कि दस्तूर साजी, असम्बली, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मुल्क किस तरह से रन करेगा, और इदारे बनाए, लिखा, कानून लिखते हैं ना, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना होता है, वो ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखा हुआ, पॉइंटें लिखी हुई होती हैं। इस इस्लामिक प्रिंसिपल्स के, मतलब कि इस्लाम के मुताबिक हमारा कानून चलेगा, क्योंकि हमने इस्लाम के हिसाब से हमने पाकिस्तान को आज़ाद कराया है। तो आगे चले। माशियत का मतलब है इकोनॉमिकली, मतलब कि कारोबार, ट्रेड, माल, पैसा किस तरह से आएगा, किस तरह से मुल्क तरक्की करेगा, ठीक है, की बुनियादें शामिल थी। इनमें ये चीज़ों दस्तूर साजी, कौमी इदारे और माशियत जैसे इदारे बनने शुरू कर दिए, ठीक है। कराची को पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया, क्योंकि जब दो मुल्क आज़ाद हो गए तो कराची में कुछ उस दौर में बिल्डिंग्स थी, जहाँ पर उन्होंने अपने कानून
और पाकिस्तान का पहला कराची कैपिटल था। उसके बाद अभी इस्लामाबाद है। सारे अब फेडरल सिस्टम जो हमारी गवर्नमेंट है वो सारी फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम, और वो इस्लामाबाद से शुरू होती है। पहले ये कराची से शुरू की गई थी क्योंकि कुछ बिल्डिंग्स मौजूद थी कराची में उस दौर में, तो इसके लिए शुरू वहीं से ही किए गए। तो आगे चलते हैं। तो पाकिस्तान आज़ाद हो गया, उसके बाद एक प्रॉब्लम और भी बना। वो क्या था? द डेथ ऑफ कायद आज़म 1948। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, the founder of Pakistan, passed away on the September 11, 1948. His death led to a political leadership crisis in Pakistan. 5वें नंबर पर ये हुआ कि कायद आज़म की वफ़ात हो गई 1948 में। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान के बानी थे, जिसने पाकिस्तान बनाया था, 11 सितंबर को उसकी वफ़ात हो गई, वो वफ़ात पा गए। इनकी वफ़ात के बाद पाकिस्तान को सियासी क़यादत के बहरान का सामना करना पड़ा। मतलब कि लीडर जो कि पूरे मुल्क को चला रहा था और उसको आगे कानून बना था किस तरह से पाकिस्तान रन करेगा और किस किस तरह से चलेगा, तो उसकी वफ़ात हो गई। ठीक है, ये भी एक क्राइसिस था, पॉलिटिकल सियासी क्राइसिस। उसके नंबर पर आता है सिक्स नंबर पर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 1940-50। इंडिया अडॉप्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 26, 1950, ऑफिशियली बिकमिंग द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हो गए, तो उसके बाद उनके लिए एक आइन बनाना था कि किस तरह से हमारा मुल्क रन करेगा, कानून बनाना था अपने मुल्क के लिए, सूबों के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए हुकूमत किस तरह से चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन को दस्तूर साजी भी कहा जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन को आइन भी कहा जाता है। तो हिंदुस्तान का आइन 1950, भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना आइन नाफिज किया। 1950 में को अपना आइन नाफिज किया और रस्मी तौर पर जमहूरिया भारत बन गया। मतलब कि डेमोक्रेसी का सिस्टम उन पे बनाया उन्होंने। ठीक है, तो 7वें नंबर पर आता है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1950 में इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। उसके बाद 1956 को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर साजी आइन बन गया था। तीनों वर्ड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर साजी और आइन, ये 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, और इनकी मीनिंग एक ही है। पाकिस्तान ने अपना पहला आइन 1956 में नाफिज किया। ठीक है, मतलब कि मुल्क पर लागू कर दिया कि इसके मुताबिक अब मुल्क रन करेगा, ये हमने कानून बना लिया है। लेकिन तब तकसीम के फ़ौरन बाद इस पर काम शुरू हो गया था। मतलब कि जैसे इंडिया की पार्टीशन हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। तो आगे चलते हैं। अभी कंक्लूजन आता है। These events in the year of following the partition had a profound impact on the politics, economy and the societies of the both nations. एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि CSS में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन और किस तरह से अटेम्प्ट किए जाते हैं और किस तरह से CSS का पेपर होता है, किस तरह से सवाल आते हैं, उनमें क्या पूछा जाता है और किस तरह से उनको सॉल्व करते हैं, वो अभी हम शुरू करने वाले हैं। आंसर एंड क्वेश्चन की प्लेलिस्ट एक अलग बनाएंगे। डेली एक क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर का अपलोड होगा। ठीक है, तो आपके नज़दीक कोई भी
سوال ہے سی ایس ایس میں جو پوچھا گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو، سینڈ کریں کمنٹس میں لکھ کر، میں آپ کو سولو کر کے ان کو ویڈیو میں جو پلے لسٹ ابھی ہم نیو بنائیں گے کوسچن اور آنسر کی، اس میں اپلوڈ کر دوں گا. ٹو دا پوائنٹ اور سی ایس ایس سے ریلیونٹ انشاءاللہ وہی ہوگا. تو ابھی یہ تمام واقعات تقسیم کے فوراً بعد کے سالوں میں دونوں ملکوں کے سیاسی، معیشیت اور معاشرتہ پر غیر اثر مرتب کرنے والے تھے. پولیٹکس، اکنامکس اور سوسائٹی سے ریلیٹڈ یہ مطلب کہ ہمیں نتیجہ ملا کس طرح سے پاکستان آزاد ہونے کے بعد ہمیں کیا کیا فیس کرنا پڑا. اگر آپ کہیں گے یہ ٹاپکس جو ہم نے 7 جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کی، ان پر ایک الگ الگ لیکچر آئے گا، بناؤں گا، اپلوڈ کروں گا، کیونکہ یہ بھی ایک ٹاپکس ہیں. ان پر بھی سی ایس میں پوچھا جاتا ہے. ڈسکس دا پاکستان کانسٹیٹیوشن جو کہ 1956 کو کانسٹیٹیوشن بنا تھا، اس کو ڈسکس کریں. اس میں کون سی پوائنٹیں تھی، ہمارا قانون پاکستان ملک کس طرح سے رن کرے گا، یہ سوال آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ.